और चलिए अब आपको दिखाते हैं पंचायत का दंगल। पंचायत के दंगल में सभी पार्टियां पूरी तैयारियों के साथ मैदान में उतर गई हैं। धार से जहां 21 साल की गायत्री पुरोहित भी विरोधियों के खिलाफ ताल ठोक रही हैं, वहीं सिवनी में कांग्रेस की बगावत पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत का सबब बनते जा रही है। आगरमालवा में भी कमोबेश ऐसे ही हालत है। यहां टिकट नहीं मिलने से नाराज कांग्रेस और बीजेपी दोनों के उम्मीदवार मैदान में दोनों पार्टियों के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। तो इधर चंबल में 20 से ज्यादा गांवों में जो डकैत प्रभावित हैं, वहां चुनाव कराना प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण है। लेकिन शुरुआत करेंगे नरसिंहपुर से, जहां पंचायत के लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए जमीन पर आकर मेहनत कर रहे हैं। उनको मिल रहा है सबका साथ। तो चलिए शुरू करते हैं पंचायत के दंगल का आगाज। जहां चाह होती है वहां राह निकल ही आती है। नरसिंहपुर के बघुआर गांव ने यह साबित कर दिया है। सपनों का गांव अगर हकीकत में देखना हो तो यहां जरूर जाइए, क्योंकि दिवंगत पूर्व सरपंच की विकासपरक सोच और आज भी यहां के लोग सलाम करते हैं। पंचायत चुनाव का जोर पूरे सूबे में है, लेकिन नरसिंहपुर जिले की बुधवार ग्राम पंचायत सबसे दूर ही है। चुनाव है जरूर, प्रतिनिधि भी चुने जाएंगे, लेकिन औरों की तरह नहीं। दरअसल गांव के पूर्व दिवंगत सरपंच ने ऐसा भी मिसाल काम किया था, जिसके नक्शे कदम पर आज भी ग्रामीण चल रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि इस गांव में किसी नेता, मंत्री या सांसद की मूर्ति नहीं है, बल्कि पूर्व सरपंच की मूर्ति लगी हुई है। वजह है ठाकुर साहब के चलते गांव में कभी चुनाव नहीं हुआ। तब से आज तक यहां निर्विरोध निर्वाचन की परंपरा निभाई जा रही है। तभी तो अनुसूचित जाति की महिला सरपंच होने के दौरान इस गांव को बेहतर काम के चलते राष्ट्रपति ने सम्मानित किया था। अवार्ड मिला है राष्ट्रपति से जी। कितनी मेहनत से इस बहुत ज़्यादा पूरे गांव की मेहनत, हमारे श्रीमान ठाकुर साहब सेठ भैया की उनकी मेहनत से जो गांव बना है। कैसा रहा वो का समय आपने देखा है? बहुत अच्छा था। क्या खासियत हुई, क्या क्या किया गांव में? गांव में साफ सफाई गई, सबके लिए अच्छी उच्च शिक्षा पहुँचाना, सब काम किया। सपनों के गांव की हकीकत यहाँ देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। साफ सफाई हो या दीवारों पर लिखी जानकारियाँ, स्कूल हो या फिर गांव में हरियाली जैसी फैली खुशहाली देखते ही बनती है। और तो और सालों पहले ही यहाँ अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम तैयार हो चुका था। जिले की पहली आदर्श ग्राम पंचायत से लेकर कई सम्मान अब तक गांव को मिल चुके हैं। तभी तो सीएम खुद इस गांव को देखने के लिए आए थे। कोई भी चुनाव नहीं हुआ, जो भी चुनाव है वो उसका बैठ के समझौता करके क्या करना है, अपन के सोसाइटी का है, सरपंची का है, और भी चुनाव है, सब मिल बैठ के ही समझौता करके जिसको बनाना है उसको बना दीजिए। कभी प्रत्याशी खड़े हुए एक दूसरे के विरोध में? नहीं, जिसको उन्होंने कहा है, जो गांव के लोगों चार ने कहा है, उसको बनाया है। इस परिकल्पना को जमीन पर उतारने का काम किया था पूर्व सरपंच ठाकुर सुरेंद्र सिंह चौहान ने, जिसकी मूर्ति गांव में सार्वजनिक स्थल पर स्थापित की गई है। उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उनको जुनून रहता था ग्राम बघवार के प्रति। तो उनका विकास का इतना जुनून था कि उनको जिला प्रशासन द्वारा ब्रांड एम्बेसडर स्वच्छता वाला वो बना दिया। उसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि हमारे आसपास के कम से कम 20 पंचायतों को उनने निर्विरोध निर्वाचन के लिए प्रोत्साहित किया, और वो सभी पंचायतें करेली विकास खंड की निर्विरोध निर्वाचित हुई। यहाँ तक कि जनपद सदस्य का चुनाव, वो भी जनपद सदस्य का जो चुनाव है वो भी निर्विरोध निर्वाचन में अभी तक होता आया है। और यहाँ सेठ भैया के जो पिताजी थे ठाकुर छत्र सिंह जी, उनके समय से सन 1952 से वो निर्विरोध निर्वाचन रहे। उस टाइम आरक्षण की प्रतिक्रिया ज़्यादा नहीं थी। उसके बाद में सेठ भैया के बाद 3 बार वो सरपंच रहे यहाँ ग्राम पंचायत बघवार के, उसके बाद उप सरपंच रहे। और यहाँ हरिजन, आदिवासी और पिछड़ा वर्ग की जो महिलाएं हैं, उनसे कोई प्रकार का भेदभाव नहीं था। यहाँ तक कि खरगोबाई, श्रीमती खरगोबाई जो हैं, वो जाटो समाज से थी, और उनको राष्ट्रपति अवार्ड अब्दुल कलाम जी के माध्यम से इस बघवार को 2007 में प्राप्त हुआ है। खूबियां बहुत हैं,
जैसे अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम के चलते गांव का सारा पानी एक जगह आकर वाटर रिचार्ज का काम करता है। गोबर गैस प्लांट लगाया गया है जो ईंधन में काम आता है। गांव में आयुर्वेद अस्पताल और इंदिरा आवास योजना के मकान भी बने हैं। जैसे अभी तक हमारे गांव में चुनाव नहीं हुए, हमारी इतनी उम्र हो गई, हमने अभी तक कोई चुनाव नहीं देखा, तो यही प्रक्रिया आगे चलती रहे और कोई विवाद ना हो, कोई ना हो, निर्विरोध जो सरपंच हैं, उप सरपंच हैं, जो चुन लिए जाएं और सभी की यही बघवार में लगभग सभी की यही कामना है और तमन्ना है कि आगे से भी वो जो सुरेंद्र चाचा जी हम लोगों को जो दे गए हैं वो आगे चल। भले ही पूरे प्रदेश में चुनावी सरगर्मी तेज हो, लेकिन इस गांव में तो लोग यही चाहते हैं कि पंचायत चुनाव में भी कभी वोट डालने की नौबत ना आए। आशीष जैन, न्यूज़ 18, नरसिंहपुर। और संकट में उद्धव सरकार है, शिवसेना में बगावत देखी जा रही है। महाराष्ट्र में ठाकरे सरकार पर संकट देखा जा रहा है। 25 एमएलए के साथ एकनाथ शिंदे गायब बताए जा रहे हैं। कई विधायकों के फोन स्विच ऑफ आ रहे हैं। विधान परिषद चुनाव में करीब 8 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी। पर्याप्त नंबर होने के बाद भी हार गया कांग्रेस का उम्मीदवार। ठाकरे सरकार बचाने के लिए शरद पवार उतरे मैदान में। महाविकास अघाड़ी के सर्वे सर्वा शरद पवार ने आपात बैठक बुलाई। सीएम ठाकरे से बातचीत हुई है। संजय राउत का ऐसा कहना है। जो लोग होते हैं इस प्रकार के जो मध्य प्रदेश पैटर्न, राजस्थान पैटर्न जो हुआ है जिसमें, ये सभी लोग गुजरात में ही क्यों रखे जाते हैं? ये देश तो बहुत बड़ा है। सूरत में है, मैंने सुना है, हमारा उनसे संपर्क हुआ है, हमारे सब एमएलए वहां है। उसमें से बहुत से लोग जो है वापस आना चाहते हैं, लेकिन उनको वापस आना नहीं दिया जा रहा। उनकी घेराबंदी की है। ये घेराबंदी सिर्फ गुजरात में ही हो सकती है, क्योंकि वहां किस प्रकार की सरकार काम करती है और केंद्र किस प्रकार से वहां अपना काम कर लेती है, आपको मालूम है। लेकिन जब भी मौका मिलेगा हमारे सभी एमएलए यहाँ वापस आ जाएंगे, क्योंकि वो निष्ठावान शिवसैनिक है। उससे चर्चा चल रही है। माननीय पवार साहब से, आदरणीय पवार साहब से चर्चा है, शुरू है। उद्धव जी से मेरी लगातार बातचीत चल रही है। मुझे इतना ही विश्वास है सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जो मंसूबे लेकर अपने आप को किंग मेकर समझकर कुछ लोग जो काम कर रहे हैं वो सफल नहीं हो। देखो, भाजपा की जो राजनीति है, केंद्र की सत्ता का दुरुपयोग, केंद्र की तपास यंत्रणा का दुरुपयोग और सत्ता से पैसा और उसमें और सत्ता कैसी कमाना, यही उनकी रणनीति रही है। ये असत्य की तरफ भारतीय लोकतंत्र को लेके जा रही है और इसलिए सत्य की विजय होगी। थोड़ा सा रहता है धूप छाव, जो निसर्ग का नियम है, उस तरह से परिस्थितियां रहती है, लेकिन ये धूप निकल जाएगी और सब अच्छा होगा। क्या कांग्रेस पार्टी ने अपने सभी विधायकों को दिल्ली बुलाया? काँग्रेसच्या कोट्यामध्ये बदल झाला, काय गडबड झाली? मैं सांगितलं मगाशी, कांग्रेस पार्टी ने अपने विधायकों को दिल्ली बुलाया है। नहीं, आज कोई दिल्ली उल्ली नहीं है। आज मैं खुद ही बम्बई जाकर सभी नेताओं से मैं कांग्रेस के बुलाया हूँ, सभी पार्टी के विधायकों को भी बुलाया हूँ, मंत्री को भी बुलाया हूँ और वहाँ पे चर्चा करके। और हमारे साथ मुंबई के एडिटर अमित राय जुड़ चुके हैं। अमित जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या शिवसेना में बगावत देखी जा रही है? 25 एमएलए के साथ एकनाथ शिंदे गायब हैं। एकनाथ शिंदे एक बड़े नेता माने जाते हैं। देखते हुए यही लग रहा है कि महाविकास अघाड़ी सरकार को खतरा साफ तौर पर नजर आ रहा है। देखिए, सवाल ये है कि ये नाराज क्यों है? क्योंकि जब महाविकास अघाड़ी सरकार बनी तो के खाते में बहुत ही महत्वपूर्ण खाते गए मंत्रियों के, लेकिन शिवसेना के खाते में जो है कम दायित्व वाले जो है मंत्रालय मिले। ये पहली नाराजगी थी। दूसरी नाराजगी इनकी ये है कि जो फंड चाहिए वो शिवसेना के नेताओं को जो है नहीं मिल रहा है, जबकि एनसीपी के नेताओं को भर भर के फंड मिल रहा है उनके कार्यों के लिए। तीसरी बात ये थी नाराजगी की, जो हमारे
रही है। एक आदित्य ठाकरे जो है लगातार इनके कामों में हस्तक्षेप कर रहे, एकनाथ शिंदे के उनके मंत्रालय कामों में हस्तक्षेप कर रहे हो। कहीं न कहीं आदित्य ठाकरे को आगे बढ़ाने के लिए एकनाथ शिंदे को पीछे किया जा रहा है। इस बात को लेके भी नाराजगी जो है एकनाथ शिंदे के मन में थी। चौथी बात यह है कि एक बहुत बड़े नेता है, वो बहुत बड़े रणनीतिकार है, लेकिन जो पिछले भी 2 चुनाव हुए, विधान परिषद का चुनाव जो कल हुआ जिसमें 500 सीट बीजेपी की आई और एमवीए को जो है मुंह की खानी पड़ी, और इसके पहले लगातार जो 3 सीटें बीजेपी जीती और एमवीए को मुंह की खानी पड़ी। उस दोनों हार के बाद भी जो है किसी प्रकार की चर्चा इन दोनों चुनावों को लेकर इनसे नहीं हुई है, यानी इन्हें एकदम अलग थलग छोड़ दिया गया है। सूत्र हमारे ये बता रहे हैं कि चर्चा हुई है अभी एकनाथ शिंदे से आज शिवसेना नेताओं की। उन्होंने एक शर्त रखी है कि हम शिवसेना के साथ ही रहेंगे, उद्धव ठाकरे के साथ ही रहेंगे, लेकिन शिवसेना को कांग्रेस एनसीपी की सरकार से बाहर निकलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें शिवसेना का अस्तित्व खत्म हो रहा है और एनसीपी का अस्तित्व जो है और लगातार बढ़ रहा है और एनसीपी आगे जा रही है, शिवसेना खत्म हो रही है। और आने वाले दिनों में अगर ऐसा चलता रहा तो शिवसेना कहीं की नहीं बचेगी। तो एकनाथ शिंदे ने ये फोन पर जो है शिवसेना नेताओं को बोला है। अब देखना ये होगा इस पूरे मामले में क्या निर्णय आता है। और अभी मैं आपको बताऊं कि 12 बजे जो है उद्धव ठाकरे ने बैठक बुलाई थी वर्षा पे। धीरे धीरे विधायकों का आना शुरू है और अभी तक जो है 14 विधायक जो है इस समय पहुंचे हुए हैं। शरद पवार ने दिल्ली में बैठक बुलाई थी, लेकिन वो बैठक रद्द कर दी गई और खबर ये आ रही है कि शाम को 8 बजे के करीब जो है वो मुंबई आ रहे हैं और आने के बाद शरद पवार और उद्धव ठाकरे की इस पूरे मसले को लेकर जो है वो बैठक होगी। जी धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और सहयोगी वसीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम, देखा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे से बातचीत हुई, जैसा कि अभी एडिटर सर ने बताया, और उसके बाद देखा जा रहा है कि बगावत की बू भी देखी जा रही है। 25 एमएलओ के साथ एकनाथ शिंदे गायब हैं, कई विधायकों के फोन भी स्विच ऑफ आ रहे हैं और ऐसे में अब शरद पवार ने कमान संभालते हुए वो नजर आ रहे हैं, वो मैदान में उतर आए हैं, विधायकों से बातचीत करने की कोशिश की जाएगी। क्या लगता है, क्या निकल कर आ सकता है सामने इस बैठक के दौरान? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा वजूद रखते हैं। ऐसे वक्त में उनकी नाराजगी महाराष्ट्र सरकार के लिए बहुत ही मुश्किल पैदा कर सकती है। और जिस तरह से विधायकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है उनके समर्थन में, क्योंकि सबसे पहले शुरुआत हुई 11 विधायकों के साथ, अब 22, अब लगभग 30 के करीब विधायक उनके साथ पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं। अगर ये नाराजगी कायम रही और शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे को नहीं मना पाए तो इसका सीधा असर महाराष्ट्र की सरकार पर पड़ेगा। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि 2019 में जब इसी तरह से चुनाव की शुरुआत हुई थी, उस दौरान भी इसी तरह के माहौल साफ तौर पे बने थे। अजीत पवार के साथ देवेंद्र फडणवीस ने सुबह के वक्त में शपथ ले ली थी, उसके बाद शरद पवार ने मोर्चा संभाला था। उसके बाद अजीत पवार के साथ जितने भी सहयोगी नेता गए थे वो फिर से वापस पार्टी में आए। उसके बाद उन्हें महाराष्ट्र का उप मंत्री बनाया गया। डिप्टी सीएम बनने के बाद लगातार वो महाराष्ट्र सरकार के लिए अजीत पवार काम भी कर रहे हैं। लेकिन उस वक्त की परिस्थिति और अब की परिस्थिति में काफ़ी अंतर देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं शरद पवार और अजीत पवार का जो रिश्ता था वो चाचा भतीजा का था, तो उस दौरान उन्हें मनाने में कहीं ना कहीं सफलता हासिल हुई। लेकिन अब इस वक्त जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से लगातार एकनाथ शिंदे की नाराजगी की खबरें उठती रही हैं, भले ही कुछ देर हमने एक दिन पहले विधान परिषद का जब चुनाव चला था उस वक्त हमने एकनाथ शिंदे से बात भी की थी। हमने खुद उनसे पूछा था कि जो खबरें आ रही थी उन्होंने इसको डिनाई किया था, लेकिन जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी वो साफ तौर पर बता रही थी कि पार्टी के साथ उनकी कहीं ना कहीं अनबन है। और देर रात जब रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद जिस तरह से देखा गया है कि बीजेपी को एमएलसी चुनाव में जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों में लगभग 20 से ज़्यादा विधायकों का समर्थन मिल चुका है। 134 विधायक, जो कि उनके जो आंकड़े की बात करें बीजेपी की महाराष्ट्र में तो उनके 106 विधायक है, और जो उन्हें इंडिपेंडेंस का जो समर्थन मिला है वो मिला के टोटल आंकड़े होते थे 113। लेकिन जिस तरह से राज्यसभा के चुनाव हुए उस दौरान उन्हें 123 मत मिले, यानी कि 10 एक्स्ट्रा मत मिले थे या 10 विधायक उनके समर्थन में थे। और अब एमएलसी के चुनाव में जो 5वां कैंडिडेट चुन के आया जिन्हें 17 वोटों की जरूरत थी और अब ये आंकड़े 134 के करीब पहुंच गए, तो ये नाराजगी साफ तौर पे दिखाई दे रही थी और बीजेपी की रणनीति के तौर पर इसे माना जा रहा है। रिजल्ट आते ही देर रात बैठक बुलाई जाती है सीएम के घर पे, लेकिन वहाँ पे एकनाथ शिंदे पहुँचते नहीं है और जब सुबह होती है तो ये पता चलता है कि सूरत में अपने 11 विधायकों के साथ वो पहुँच गए। तो एक सोची समझी प्लानिंग के तहत ये पूरे कार्यक्रम हुआ ऐसा माना जा सकता है। पुलिस के जो अधिकारी थे वो यहाँ पहुँच गए थे। एक तरफ बीजेपी का जश्न का माहौल है तो वहीं पे
यहाँ पर जश्न को मनाने के लिए बीजेपी कार्यालय पहुंचे हुए हैं और काफी बड़ी संख्या में लोग इस जश्न में शामिल भी हो रहे हैं। बीजेपी गुलाल उड़ा रही है, तो वहीं पे सीएम उद्धव ठाकरे के घर पे बैठकों का दौर चल रहा है। 14 विधायक पहुंच चुके हैं, कई और विधायक हैं जिनको वसीम आपसे जानना चाहेंगे, क्या एकनाथ शिंदे को दरकिनार किया गया था जिसकी वजह से ये नाराजगी देखी जा रही है? फिर से अपना सवाल दोहराएं। वसीम आपसे जानना चाहेंगे, क्या एकनाथ शिंदे को दरकिनार किया गया था जिसकी वजह से ये नाराजगी देखी जा रही है? जी जरूर, देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों से लगातार जिस तरह से एकनाथ शिंदे एक बड़े कद्दावर नेता के तौर में माने जाते हैं, इससे पहले पार्टी में कई बड़ी मुसीबत के वक्त वो खड़े रहे और उसके बाद पार्टी को कहीं ना कहीं संभाला। लेकिन पिछले कुछ दिनों से देखा गया जब महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे परिवार सक्रिय हुआ, सीएम उद्धव ठाकरे बनते हैं, उनके बेटे जो आदित्य ठाकरे जो है पर्यावरण मंत्री है वो पहुंचते हैं, पार्टी की जो ज्यादा से ज्यादा कमान है अब वो आदित्य ठाकरे के हाथ में पहुंच गए। जिस तरह से पिछले जो 2 चुनाव हुए उस 2 चुनाव में भी बड़ी भूमिका के तौर पर एकनाथ शिंदे को नहीं रखा गया, और लेकिन अब धीरे धीरे जिस तरह से उन्हें दरकिनार करने को देखा गया है, उसका नतीजा साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। जहाँ तक इस सूत्र बता रहे हैं कि अगर इनकेस कभी यहाँ पे बीजेपी के साथ वो जाते हैं, सरकार अगर बनती भी है बीजेपी को, तो डिप्टी सीएम का पद उन्हें मिलेगा। इस तरह के अटकलें लगाई जा रही है, तो कब तक कहेगी अगर सरकार बनती है उसके बाद ये सारी चीजें होगी। सबसे पहले उनके सामने एक ही चुनौती होगी, जिन विधायकों के साथ गए हैं वो उन विधायकों की जो सदस्यता है वो बरकरार रख पाए, तो वो बरकरार नहीं रख पाते हैं तो उनके लिए दिक्कतें सामने आ सकती है। वसीम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कई दिनों से ये बात अगर हलचल चल रही थी भीतर खाने अंदर ही अंदर अगर ये बातें चल रही थी, तो क्या महाअघाड़ी को कोई खबर नहीं लगी? क्या इसका जरा भी उन्हें शक नहीं हुआ कि ऐसी भी कुछ नाराजगी हो सकती है? देखिए, एकनाथ शिंदे ने जिस तरह से लगातार शिवसेना के साथ रहे, अभी जिस तरह एमएलसी के चुनाव थे और 1-2 दिन पहले ही सारे विधायक जो उनके शिवसेना के उन्हें एक होटल में रखा गया, उस होटल में बाकायदा एकनाथ शिंदे मौजूद थे, देर रात मौजूद थे, उद्धव ठाकरे के साथ चर्चा की। कई जो इंडिपेंडेंट विधायक थे उनके साथ वो फोन पे संपर्क में थे, तो ये कह रहे थे कि महाविकास आघाड़ी की सरकार को वोट करो, और देर रात की सारी चीजें उनके साथ चलती है। अगले दिन सुबह पहुंचते भी है, विधायकों को बस से उतारते हैं, उसके बाद मीटिंग के लिए लेके भी जाते हैं, और अचानक देर शाम जब रिजल्ट आता है उसके बाद ये सारी चीज़ें चली जाती है। तो किसी को इस बात का अंदेशा नहीं था कि एकनाथ शिंदे नाराज हो गए। उनके बीच में नाराजगी की खबरें जरूर आई थी। जिस तरह से सीएम उद्धव ठाकरे ने तलब किया था, उनके जो कामकाज है उसकी जानकारी ली थी, उसे लेकर भी नाराजगी उन्होंने साफ तौर पे दिखाई दी थी। उस वक्त ये बताया जा रहा था कि उद्धव ठाकरे ने उनसे चर्चा करने के बाद उन्हें मनाने का पूरा प्रयास किया और उन्हें मनाया भी, मनाने के बाद भी लेकिन वो नाराजगी की तरह से खत्म नहीं हो पाई। तो एक मन जरूर यहाँ पे बना लिया गया, कहा जा सकता है, पूरा कार्यक्रम किया गया है कि 13 से 14 विधायकों का इस साथ देर रात सूरत पहुंचना, होटल का इंतजाम करना, उसके बाद पुलिस सूरत का व्यवस्था बनाना, ये एक दिन का काम नहीं है, काफी दिनों से। और आज डेढ़ बजे पहुंच गए दिल्ली में जो आगे पड़ेंगे आगे की रणनीति क्या होगी, लेकिन बीजेपी पहले वो देखना चाहती है की भूमिका होगी, भूमिका के बाद अपनी इसके बाद आगे बोला गया कि एकनाथ शिंदे से बातचीत हुई और उनका कहना है कि उन्होंने एक शर्त रखी, उन्होंने कहा कि मैं शिवसेना का साथ नहीं छोड़ूंगा, लेकिन ये बात उन्होंने कही कि एनसीपी का साथ उन्हें छोड़ना पड़ेगा शिवसेना को, क्योंकि ऐसे में शिवसेना का अस्तित्व कम हो रहा है और एनसीपी की बढ़त हो रही है। जो फंड होते हैं वो सत्ता में सीएम उद्धव ठाकरे होने के बाद भी वो फंड उनके नेताओं को कम मिल रही है और एक नेताओं को ज्यादा मिल रही है। मिलने के बाद अजीत पवार पूरी तरह से राज्य की राजनीति में सक्रिय हैं, जिस तरह से वो अपने कामकाज को अंजाम दे रहे हैं, तो ऐसा कभी एहसास नहीं हुआ कि सीएम उद्धव ठाकरे, ऐसा लगता है कई बार उनके नेताओं का कहना है कि अजीत पवार सीएम है, तो सीएम को लेकर भी उनकी नाराजगी साफ तौर पे दिखाई दे रही है। अगर शिवसेना एनसीपी को छोड़ देती है तो उनके पास इतनी संख्या बल नहीं है कि वो अकेले के दम पर सरकार में आ सकती है, तो उन्हें बीजेपी के साथ जाना है। अब बीजेपी को लेकर उनके मतभेद काफी पुराने हो चुके हैं, जिस तरह से उनकी नाराजगी साफ तौर पर दिखाई दी। दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा था, इसके बावजूद उनको इतना बड़ा नंबर
डिवोर्स मिलने के बाद ही फिर जी। भी वो पार्टी से अलग होकर कांग्रेस एनसीपी के साथ आए। बिल्कुल, अब ये देखने आंकड़े- वाली बात होगी कि ये नाराजगी कैसे दूर होगी। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए वसीम आपका धन्यवाद। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। इंदौर जबलपुर में बीजेपी